गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर का हमारी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देने में कितना रोल था। पीछे हमने पढ़ा था कि इन तीनों सेक्टर का हमारी इकोनॉमी में कि नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन था, और आज हम पढ़ेंगे इनका एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है। प्राइमरी सेक्टर का 72.7, सेकेंडरी सेक्टर का 10.1% और टेरिटरी सेक्टर का 17.2%। हमारी कंट्री को सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन या एम्प्लॉयमेंट किसने दी थी? एग्रीकल्चर सेक्टर ने। कितनी? 2.7%। जबकि दूसरी कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिका में 2%, जापान में 12% और जर्मनी में 4% पॉपुलेशन ही किस पे? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। जबकि हमारी कंट्री में 72.7% पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। नेक्स्ट पॉइंट, लेस ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। हमारी कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ काफ़ी कम थी। कितनी थी? 9% ओनली, जिसने हमारी कंट्री को सिर्फ इतना ही एम्प्लॉयमेंट दी थी। जबकि यूएसए में 32%, इंग्लैंड में 42% और जापान में 39%। इंडस्ट्री एरिया कम होने की वजह से हमारी इकॉनमी बैकवर्ड थी। थर्ड पॉइंट है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसकी ग्रोथ अनबैलेंस थी, बराबर नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ के तीनों सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो इक्वल नहीं थी। अब सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो प्राइमरी सेक्टर के अकॉर्डिंग बहुत कम थी। कब? इंडिपेंडेंस के टाइम, यानी कि ईवा ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम। नेक्स्ट है टिपिकल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इनके फीचर्स भी कह सकते हैं या उनको कह सकते हैं उनकी कंडीशंस और करेक्टरिस्टिक क्या थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। फर्स्ट, एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। यानी कि हम इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट थी। कितनी? 73% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। और एग्रीकल्चर का हमारी नेशनल इनकम में 59% का कंट्रीब्यूशन होता था उस टाइम पे। इनएडिक्वेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इनएडिक्वेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का मतलब कि लोगों को जितने लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थे उसके अकॉर्डिंग वहाँ का प्रोडक्शन बहुत कम होता था। 1947 में सिर्फ 13 करोड़ हेक्टेयर लैंड पे ही कल्टीवेशन यानी कि सिंचाई वगैरह का या फिर प्रोडक्शन होता था अच्छे से, और उससे प्रोड्यूस हमें कितना होता था? सिर्फ 527 लाख टन ऑफ फूड ग्रेन। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट वाज 64 लाख टन एंड राइस का कितना था? 220 लाख टन। थर्ड पॉइंट, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। आज के अकॉर्डिंग उस टाइम पे वहाँ का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत ज़्यादा कम होती। वीट का प्रोडक्शन 1947 में सिर्फ 64 लाख टन, और जो कि आज बढ़ के कितना हो गया? 1022। और जबकि राइस का 220 और आज 1164 लाख टन। और दूसरी तरफ उनकी हेक्टेयर के प्रोडक्टिविटी देखें उन पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग, तो वीट की थी 1947 में 660 केजी पर हेक्टेयर और राइस की थी 665, जो कि अब इंक्रीज होकर कितनी हो गई है? वीट की 3507 एंड राइस की 2659, जो कि अब के अकॉर्डिंग 5.3 टाइम्स कम थी। नेक्स्ट है लैंड टेन्योर सिस्टम। इसमें 3 सिस्टम होते थे, जिम्मेदारी सिस्टम, मालवारी सिस्टम और रियायतवारी सिस्टम। ये 3 सिस्टम वो होते थे जो गवर्नमेंट और फार्मर के बीच यानी कि कल्टीवेटर्स के बीच का काम करते थे। फार्मर्स को ज़मीन लीज पे देना, उनसे लीज की अमाउंट लेना, और जो भी फसल होती थी वो फार्मर से लेके आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को सेल कर देते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि वो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बैकवर्डनेस में जाता जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। लिमिटेड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज इन एविडेंस। इसमें क्या होता था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना ही प्रोडक्शन होता था, उतनी प्रोडक्टिविटी कर पाते थे फार्मर्स की, जिससे वो अपना घर का गुजारा चला पाते थे।
थोड़ा ही प्रोडक्शन एक्स्ट्रा होता था जिससे वो मार्केट में जाके सेल करते थे और उससे उनको इतना सरप्लस नहीं हो पाता था कि वो अपने पूरे साल का गुजारा चला पाएँ। नेक्स्ट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी कंट्री में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत कम होता था, रोड्स भी पक्की नहीं होती थी, यहाँ तक कि हमारी जो रेलवे लाइंस थी वो भी सिर्फ और सिर्फ 53,596 किलोमीटर तक की थी और जो पक्की रोड्स थी वो सिर्फ 155,000 किलोमीटर तक की थी। तब ना तो इलेक्ट्रिसिटी होती थी, ना ट्रांसपोर्ट और ना ही कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से क्या था, हमारी कंट्री अच्छे से डेवलप नहीं कर पाती थी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बहुत बैकवर्ड में चला गया था। नेक्स्ट, इन्फिनिट ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। हमारी कंट्रीज़ में कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जिनका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता था और जिनसे हमारी कंट्री को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट, शुगर, मैच बॉक्स, ये कुछ इंडस्ट्री थी जिनका रेट काफ़ी हाई होता था और इनका जो प्रोडक्शन सेल होता था वो काफ़ी अच्छी अमाउंट में होता था और इनसे काफ़ी अच्छा सरप्लस होता था, पर इनका सारा प्रॉफिट कौन ले जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इसका हम वो सिर्फ और खुद की कंट्री पे ही यूज़ करते थे ये सरप्लस, ना कि हमारी कंट्री पे यूज़ करते थे। लेक ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी कंट्रीज़ में जो बड़ी इंडस्ट्री थी वो बहुत ही लिमिटेड थी, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील मिल इंडस्ट्री, यही कुछ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री थी जिसकी वजह से हमारी कंट्री को थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही थी, पर इंडस्ट्रीज़ कम होने के कारण हमारी कंट्री कहाँ बैकवर्ड में जा रही थी। डाउनफॉल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हमारी कंट्री का सबसे हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ें थी वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ से जाने के बाद हमारा जो प्रोडक्शन और सेल परचेज का काम था वो काफ़ी डाउन जा चुका था, और इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री तक ही लिमिटेड रह गया था। स्लो ग्रोथ ऑफ टेरिटरी सेक्टर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, ये सब हमारी कंट्री में उस टाइम लिमिटेड थे, पक्की रोड्स नहीं थी, रेलवेज़ में रेलवे लाइंस भी इतनी नहीं थी, जिसकी वजह से क्या इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता था, हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट करना और दूसरी कंट्रीज़ को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, जिस रीज़न से हमारी कंट्री ग्रोथ नहीं कर पा रही थी। इलिटरेसी, हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस के टाइम सिर्फ और सिर्फ 16% लोग ही पढ़ पाते थे, जिसमें से पूरी कंट्री में 7% फीमेल्स ऐसी थी जो पढ़ लिख सकती थी, बाकी सारी अनएजुकेटेड होती थी। और अनएजुकेटेड लोगों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ होती थी, विलेज में। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, उस टाइम पे हमारी कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती थी, लोग बहुत जल्दी बीमारी कैच कर लेते थे, बहुत ज़्यादा बीमारियां भी फैल चुकी थी। उस टाइम पे एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 31 ईयर्स, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एज यहाँ पे लोगों की एज होती थी सिर्फ और सिर्फ 31 ईयर्स। ये थे हमारे कुछ करेक्टरिस्टिक, कुछ फीचर्स इंडियन इकोनॉमी के इंडिपेंडेंस के टाइम के।